हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कार सवार दो लोग एक टोल कर्मचारी को पीटते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि टोल मांगने पर इन दोनों लड़कों ने वहां हंगामा किया और फिर टोल प्लाजा कर्मचारी से मारपीट की। इससे पहले घटना के वीडियो में एक कार में बैठे ये दोनों आरोपी टोल कर्मचारी से बहस करते दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने बिना टोल दिए अपनी कार आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन टोल कर्मचारी ने उनकी कार के शीशे पर हाथ मारकर रुकने को कहा। इसी बात से खफा होकर ये दोनों लड़के मारपीट के लिए उतर आए। इसके बाद वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए पहुंचा, मगर शांत होने की बजाय ये दोनों आरोपी उस पुलिस वाले से उलझ गए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र के पुणे में बेहद कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि पुणे में एक हफ्ते के लिए शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रखने का आदेश दिया गया। इस दौरान सिर्फ जरूरी चीजों की ही दुकानें खुली रहेंगी और लोग भी बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकल सकेंगे। निर्देश के मुताबिक सब्जी मंडी खुली रहेगी, लेकिन महानगर पालिका वहां भी जरूरी दूरी और मास्क लगाने के नियम की कड़ी निगरानी करेगी। इसी तरह शादी और अंतिम संस्कार के अलावा सभी राजनीतिक और निजी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पुणे के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार भी अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए, जबकि वहां के सभी धार्मिक स्थल भी एक हफ्ते के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ा कदम उठाने का संकेत दिया और चेतावनी भरे लहजे में इशारा किया कि लोग नहीं सुधरे तो वो राज्य में लॉकडाउन लगा सकते हैं। मी पूर्ण लॉकडाऊनचा इशारा देतो। माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, म्हणजे माझे कुटुंब तुम्ही आहात आणि तुमची जबाबदारी ही मी घेतल्यानंतर मला टीकेची पर्वा नाही। जे जे तुमच्या हिताचं असेल ते मी करणार आणि करेन। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार को पीटते हुए दिखाई दिए। इस हमले से पहले पीड़ित दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी अचानक हाथों में डंडे लिए बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। इन बदमाशों ने दुकानदार को घेरकर एक के बाद एक कई वार किए। अचानक हुए हमले में ये दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा, लेकिन इन बदमाशों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया। लगातार होते हमलों से घायल दुकानदार बेहोश होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल दुकानदार को संभाला और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पंजाब के बरनाला में मोटरसाइकिल के साइलेंसर से शोर मचाने वालों की शामत आ गई, क्योंकि वहां की पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक कोई भी कंपनी पटाखे या गोली जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर नहीं, बाइक में शोर करने वाले साइलेंसर लगाकर सड़कों पर हुड़दंग करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। यही नहीं, पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए हल्ला मचाने वाले ढेरों साइलेंसर नष्ट कर दिए। कुछ पर रोड रोलर चले तो कुछ को हथौड़े से ठिकाने लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद कुछ लोग बदमाशी करने से बाज नहीं आ रहे। वो अपनी मोटरसाइकिल के साइलेंसर में छेड़छाड़ करके उन्हें ऐसा बना देते हैं कि उनसे पटाखे या गोली जैसी आवाज आने लगती है। बरनाला में पुलिस वालों ने ऐसे ही लोगों को चुन चुन कर पकड़ा और उनकी बाइक के साइलेंसर चेक किए। पकड़ में आते ही ऐसे लोगों का न केवल चालान कटा, बल्कि वहीं सड़क पर ही साइलेंसर निकाले गए और उन्हें एक लाइन में रखकर रोड रोलर से रौंद दिया गया। साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया कि आगे भी ऐसे लोगों पर सख्ती होती रहेगी। कैंपेन चलते रहेंगे जब तक ये जो न्यूसेंस है साडे जिले चो खत्म नहीं होगी। फिलहाल पुलिस ने अपनी इस मुहिम के तहत करीब 150 साइलेंसर नष्ट किए हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अंगूरों की पेटियों से भरा एक ट्रक पलटने के बाद वहां अंगूरों की लूट मच गई। बताया गया कि इस ट्रक में करीब 2 लाख के अंगूर भरे थे, जो अचानक टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद वहां बीच सड़क पर अंगूरों की लूट शुरू हो गई। लोग पलटे हुए ट्रक के पास से बिखरे हुए अंगूरों को अपने थैलों में भरते दिखाई दिए। कुछ लोग तो ट्रक के अंदर ही घुस गए और वहां गिरे अंगूरों को समेटते दिखाई दिए। बीच सड़क पर अंगूर बटोरते इन लोगों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटा दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ड्रग्स फैक्ट्री संभालने वाले एक गुर्गे को पुलिस ने राजस्थान में धर दबोचा। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि मुंबई के डोंगरी में ड्रग्स फैक्ट्री की देखरेख करने वाले दानिश चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए राजस्थान के कोटा में पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी की और शक के बिना पर एक गाड़ी को रुकवाया। उसी में दानिश चिकना सवार था। उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद की गई, जिसके बाद मुंबई से एनसीबी की टीम दानिश चिकना को हिरासत में लेने के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गई।
कुछ दिन पहले एनसीबी ने डोंगरी में मौजूद ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा था और उसे ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उस वक्त वहां से दानिश चिकना फरार होने में कामयाब हो गया था। बीजेपी ने ममता बनर्जी का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अपने उस पैर को हिलाती हुई नजर आई जिस पर चोट लगी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठी हुई कुछ लोगों से बात करती नजर आई। व्हील चेयर पर बैठे बैठे उन्होंने कई बार अपने उस पैर को हिलाया जिस पर चोट लगी है, और इसके साथ ही वीडियो में ममता बनर्जी अपना दूसरा पैर चोट लगे पैर के ऊपर रखती हुई नजर आई। ताइवान की राजधानी ताइपे से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां यात्रियों से भरी एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि सुरंग के ऊपर बने पुल से अचानक एक ट्रक रेल की पटरी पर आ गया और उसी वक्त वहां पहुंची ट्रेन उससे टकरा गई, जिसकी वजह से उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए। जिसके बाद वहां पहुंची रेस्क्यू टीमों ने ट्रेन में फंसे यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया। हादसे के बाद आधी ट्रेन सुरंग के बाहर थी और आधी अंदर, और ऐसे में कई यात्री ट्रेन की छत पर चढ़ गए और वहां से होते हुए सुरंग से बाहर आए। बताया गया कि हादसे के बाद ट्रेन के कुछ डिब्बे सुरंग की दीवार से भी टकरा गए। सामने आई एक तस्वीर में ट्रेन सुरंग के अंदर बुरी तरह फंसी नजर आई। वहां जगह जगह मलबा भी बिखरा दिखा। ट्रेन में 350 यात्री सवार थे। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें कई को अस्पताल पहुंचाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में उनकी 2 रैलियां होंगी, जबकि असम में एक चुनावी रैली होगी। सुबह 11 बजे असम के तामुलपुर में वो एक जनसभा में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर करीब 3 बजे वो पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर और शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में जनसभा करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा को कोरोना हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सभी से अलग कर लिया। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी एहतियात बरतते हुए घर में क्वारंटीन हो गई। यही नहीं, उन्होंने अपना असम दौरा भी टाल दिया। I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today. कोलकाता में टीएमसी का एक दल चुनाव आयोग से मिला और कुछ जगहों पर चुनाव के दौरान ईवीएम में खामियां पाए जाने का आरोप लगाया। ईवीएम को लेकर जो त्रुटियां हमारे ध्यान में आई हैं, उसको उनके ध्यान में हम लोगों ने लाया। टीम इंडिया की दूसरी वर्ल्ड कप जीत को 10 साल पूरे हो गए। इस ऐतिहासिक दिन को युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेटरों ने याद किया। युवराज ने इस जीत पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। 10 साल हो गए हैं when we won the last World Cup. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और खरगोन में सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। ये कदम कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से उठाया गया। जो अनिवार्य हैं वो चालू रहेंगे। आम पब्लिक और मार्केट बंद रहेगा। राजस्थान के भरतपुर में एक महिला पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस महिला और उसके दामाद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसकी मां ने सुपारी दे करके और उसकी जमाई ने ये हत्या करवाई। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे वो 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे तिरुनेलेवी पहुंचेंगे और एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह केरल के लिए रवाना होंगे और सुल्तान बत्तेरी में जनसभा करेंगे और शाम 5 बजे कोषिकोड में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे केरल के चेरतला में भी एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ शाहरुख खान 2 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज के में कुछ ही घंटों में इतने ज्यादा व्यूज मिले कि वो यूट्यूब पर 7वें नंबर पर ट्रेंड करने लगा। ये फिल्म हिंदी, तमिल और अंग्रेजी 3 भाषाओं में शूट की गई है, जिसके हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में शाहरुख खान कैमियो रोल में नजर आएंगे। साथ ही फिल्म के कन्नड़ भाषा के डब्ड वर्जन में भी वो दिखेंगे। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए क्यों? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आर माधवन इस फिल्म के महज हीरो नहीं है, बल्कि इस फिल्म के जरिए उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में भी कदम रख दिया है। ये पहली बार है जब किसी फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है,
पपेट्री है। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट करीब 27 साल पहले हुई उस सच्ची घटना पर आधारित है जिसने देश में भूचाल ला दिया था, जिसकी वजह से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने एक बेहद हुनरमंद रॉकेट साइंटिस्ट को खो दिया था। फिल्म में आर माधवन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें 1994 में जासूसी के झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। ट्रेलर में आर माधवन अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाते तो दिखते ही हैं, उनके लुक पर भी इतनी बारीकी से ध्यान दिया गया है कि वो बिल्कुल नंबी नारायणन की तरह ही नजर आते हैं। बताया गया कि ये फिल्म वैसे तो पिछले साल ही रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलीकट्टू के मुद्दे पर पिछली यूपीए सरकार को निशाने पर लिया। तमिलनाडु के मदुरई की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया। The same UPA government banned Jallikattu. One UPA leader described Jallikattu as a barbaric practice. केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन और बूस्टर डोज के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोवैक्सिन कंपनी बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। अभी तक देश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों के हाथ में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन ये ट्रायल सफल रहा तो आने वाले वक्त में नाक के जरिए भी वैक्सीन दी जा सकती है, ड्रॉप्स के जरिए। इसके अलावा वैक्सीन के असर को बढ़ाने वाली बूस्टर डोज का ट्रायल को भी मंजूरी मिल चुकी है। ट्रायल सफल रहने पर बूस्टर डोज उन लोगों को दी जाएगा जो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन दूसरी डोज के 6 महीने बाद ही बूस्टर डोज दी जाएगी। महाराष्ट्र के सतारा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम में जुटे लोगों ने कोरोना नियमों को तार-तार कर दिया, क्योंकि हर साल निकाले जाने वाली इस यात्रा में लोग इतने डूब गए कि महामारी के खतरे को ही भूल गए। इस धार्मिक कार्यक्रम में सैकड़ों लोग जुटे, सब एक दूसरे के बेहद करीब चलते हुए नजर आए। यहां तक कि उनमें कई लोग एक दूसरे से टकरा कर चलते हुए दिखे, जिसे जहां से निकलने की जगह मिली वो वहां से आगे बढ़ा। कुछ पैदल तो कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर इस यात्रा में शामिल हुए और इनमें ज्यादातर लोगों ने मुंह पर मास्क नहीं लगाया हुआ था। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर के पास मौजूद एक बाजार में आग लग गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 10 दिन पहले भी वहां कॉक्सेस बाजार में एक शरणार्थी कैंप में आग लगी थी, जिसमें झुलसकर 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और उस हादसे के कुछ ही दिन बीते थे कि एक बार फिर रोहिंग्या शरणार्थियों के ऊपर आसमान टूट पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई दुकानें आग की भेंट चढ़ती दिखी, हर तरफ से भयानक लपटें उठती नजर आईं। यह हादसा रात में हुआ और उस वक्त कई लोग दुकानों में सोए हुए थे जो आग की चपेट में आ गए। रात में लगी आग सुबह होते होते बुझ गई, लेकिन उसने कई लोगों की रोजी रोटी का जरिया छीन लिया। आग में 20 से ज्यादा दुकानें बर्बाद हो गईं और वहां मलबे के ढेर के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा। यह हादसा कैसे हुआ इसकी वजह अभी सामने नहीं आई। यूपी के फिरोजाबाद में एक लड़के का तमंचा लहराने का वीडियो सामने आया। यह वीडियो एक बर्थडे पार्टी में मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया था, जिसे आरोपी लड़के ने केवल रुबाब दिखाने के लिए अपने फेसबुक स्टेटस के तौर पर अपलोड किया था। वीडियो में लड़का एक पार्टी के दौरान तमंचे के साथ डांस करता हुआ दिखाई दिया, फिर तमंचे में कारतूस भरकर चलाता हुआ भी दिखाई दिया। लड़के ने एक के बाद एक कई गोलियां हवा में चलाई। आपको बता दें ये वीडियो 27 मार्च का बताया है, लेकिन वीडियो के इंटरनेट पर पहुंचते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। मामला सुर्खियों में आते ही पुलिस ने सोनू यादव नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अवैध हथियार रखने की धाराएं भी सोनू के खिलाफ लगाई गई। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संगठन से जुड़े छात्रों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां 17 अप्रैल को उपचुनाव होने वाले और इससे पहले वहां के बेरोजगार छात्र राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें चुरू जिले की सुजानगढ़ सीट भी है, जहां छात्रों ने गलियों में घूम घूम कर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बाजार में पर्चे बांटे और नारे लगाते हुए अपनी बात गहलोत सरकार तक पहुंचाई। इन बेरोजगार छात्रों ने भीलवाड़ा की सहाड़ा और चुरू की सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस के खिलाफ अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए
और उन्हें लेकर बैंड बाजे के साथ प्रचार करने निकल पड़े। यही नहीं, प्रचार के दौरान वो कांग्रेस को हराने के लिए नारे भी लगाते रहे। इन छात्रों की 16 मांगे हैं जिन्हें वो मनवाना चाहते हैं, जिनमें राज्य में नई भर्तियां करवाने की मांग सबसे अहम है। जम्मू कश्मीर के सांबा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां बम निरोधक दस्ते ने एक जिंदा बम को नाकाम कर दिया। ये खतरनाक बम रिहायशी इलाके से कुछ दूरी पर मिला था, जिसकी जानकारी मिलने पर बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और बम को अपने कब्जे में लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। वहां पूरी सावधानी के साथ बम को पत्थरों के नीचे दबाया गया और फिर कुछ दूरी से उसे धमाका कर नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें, बम को नष्ट करने के बाद टीम वहां से लौट गई। बंगाल की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक चुनावी सभा की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर 3T मॉडल पर सरकार चलाने का आरोप लगाया। ये दीदी जो है, ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। सचिन तेंदुलकर को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपना ध्यान रखने की अपील भी की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। उन्होंने याचिका दायर कर अपने तबादले को चुनौती दी थी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की थी। कंगना रनौत की फिल्म तलाइवी का गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जिंदगी पर बनाई गई है। चली चली हाँ चली एक नई हवा हूँ मैं, कभी नहीं देखी जो वो नई दिशा हूँ मैं। दिल्ली पुलिस ने 5 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर दिल्ली और राजस्थान समेत 5 राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। असम के बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता को धमकी देने के मामले में चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर यह कार्रवाई की। इससे पहले नोटिस मिलने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस भेजकर उन पर लगे आरोपों पर जवाब मांगा था और अब सुनवाई के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी। पाकिस्तान ने चीन से जो हथियार खरीदे थे वो उसके गले की हड्डी बन चुके हैं। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि 2014 में पाकिस्तान ने चीन से 9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे और उस वक्त चीन ने इन पर कई बड़े दावे किए थे, लेकिन कई खामियों की वजह से ये हथियार बेकार पड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने करीब 400 खामियों की एक लिस्ट चीन को सौंपी, जिनमें 250 ऐसी खामियां हैं जो दुरुस्त हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान लगातार चीन से गुहार लगा रहा है कि वो किसी तरह इन हथियारों को ठीक कर दे, लेकिन पाकिस्तान को चूना लगाने के बाद अब चीन के कान पर जू तक नहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल में आज योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। वो सुबह 11 बजे उलूवेड़िया पूर्व विधानसभा सीट से अपनी रैलियों का आगाज करेंगे, जिसके बाद हावड़ा पूर्व में उनकी दूसरी रैली होगी, जबकि इसके बाद डायमंड हार्बर और कुलतली में भी वो जनसभा में हिस्सा लेंगे। बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन बड़ी संख्या में देसी बम बरामद हुए। न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन ब्लास्ट के तहत दिखाया था कि बंगाल में कई जगहों पर देसी बमों के अवैध कारखाने चल रहे हैं और एक बार फिर देसी बमों के गोरख धंधे की बात पर मोहर लग गई। मुर्शिदाबाद में एक रेलवे ट्रैक के पास एक साथ बड़ी संख्या में देसी बम बरामद हुए। इन बमों को बोरियों में भरकर रखा गया था। पुलिस ने फौरन इलाके की घेराबंदी कर बमों को निष्क्रिय करने का काम शुरू कर दिया। ऐसी ही घटना दक्षिण 24 परगना में भी हुई। एक साथ 41 देसी बम बरामद हुए। इन बमों को पानी से भरी बाल्टियों में रखा गया था। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। इतनी बड़ी संख्या में बमों के मिलने की खबर से ये तो साफ हो गया कि बंगाल में चुनावों के बीच बमबाज भी सक्रिय हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के 60 दिन पूरे होने पर प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और आंदोलन में जान गंवाने वाले अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए सेना से संघर्ष में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में यांगोन से आई तस्वीरों में कई लोग रात को सड़कों पर जुटे और बीच सड़क पर मोमबत्तियां लेकर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन में मर मिटने वालों की याद में मोमबत्तियां जलाई और रात के अंधेरे में भी उजाला कर दिया। तो वहीं कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर ही नजारे को रोशन किया। आपको बता दें, म्यांमार में सूरज ढलने के बाद भी प्रदर्शन करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहां पुलिस और जवान
सेना के जवान रात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और सड़कों पर उतरे। यूपी से बिहार तक कई इलाकों में गेहूं की खड़ी फसल के आग की चपेट में आने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन कई इलाकों में यह तैयार फसल लपटों की भेंट चढ़ गई। सबसे डराने वाली तस्वीरें तो दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आई। वहां बिजली का तार टूटकर गिरने से गेहूं की करीब 75 बीघा पकी फसल जलकर राख हो गई। परेशान किसानों ने अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, कोई आ नहीं रहा, फसल खत्म हो गई है। महीनों की मेहनत के मिट्टी में मिलने से किसान भी भड़क गए। उन्होंने वहां पहुंचे अधिकारियों को घेर लिया और मुआवजे की मांग की। अगर हम तो जाएगा तू भी ना तू बुलवा लो सब। उत्तराखंड के खटीमा में भी करीब 125 बीघे खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में खेतों से आग की लपटें उठती नजर आईं। जब तक दमकल की गाड़ी वहां पहुंचती, 20 परिवारों की महीनों की मेहनत राख हो चुकी थी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिहार के दानापुर से भी सामने आई। वहां भी आग की वजह से 9 किसानों की गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मामलों पर एक बैठक की। इसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद सीएम ने बताया कि अभी राजधानी में कोरोना की चौथी लहर चल रही है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि अभी सरकार का दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के पास समंदर के बीच में बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की झलक आसमान से दिखाई। इस वीडियो को उन्होंने कन्याकुमारी की रैली में जाने के दौरान बनाया। दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का नया रूप मिला है। राज्य सरकार ने बताया कि उसे केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। कोलकाता में बीजेपी के कुछ नेता चुनाव आयोग से मिले, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी की शिकायत की। बीजेपी का आरोप है कि एक दिन पहले ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान वहां के हालात बिगाड़ने की कोशिश की। प्रार्थी और उसका निर्वाचनी एजेंट कहीं भी जा सकता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे धरना दे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में अब कैदी अपने परिवार वालों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। राजधानी में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। हालांकि कैदी अपने वकीलों से मुलाकात कर सकेंगे। ये आदेश सोमवार से लागू होगा। 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, जिसके बाद जम्मू से पहले ही दिन बैंकों में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो यहाँ देखिए, तो जो एम्प्लॉइज हैं वो लोगों के फॉर्म यहाँ पर भरना शुरू हो गए हैं। जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा हुई ही नहीं थी और 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की वजह से यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था। ऐसे में इस बार श्रद्धालु काफी जोश में नजर आए। हर साल जाता हूँ मैं, लेकिन पिछली दफा जा नहीं सका। इस दफा ज्यादा उत्साह है। बाबा के दर्शन करके उनसे वो अनुरोध करेंगे कि ये कोविड की महामारी खत्म हो। गुजरात के सूरत में नगर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं, ताकि बढ़ते कोरोना संकट में कर्मचारियों की कमी न हो। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर मौजूद सामान की वजह से ये आग और तेजी से फैल गई और वहां थोड़ी ही देर बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और काफी देर की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना नियमों को दरकिनार कर जेल से छूटकर आए एक शख्स का स्वागत करने कई लोगों को भारी पड़ गया। प्रशांत बागुल नाम के जिस शख्स के स्वागत में वहां भीड़ जुटी, वो हत्या के केस में जेल से बरी हुआ और उसे जेल से घर तक पहुंचाने के लिए उसके साथियों ने पूरे तामझाम के साथ जुलूस निकाला। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं, लेकिन जेल से आजादी के जश्न में सब लोग इस बात को भूल गए। पूरे शहर में गाड़ियों का काफिला भी निकाला गया और हैरानी की बात यह कि उस काफिले में कोई भी मास्क पहना नजर नहीं आया। भीड़ सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उस शख्स के घर पर भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों की लापरवाही चरम पर पहुंच गई।
जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिली तो उसने सबसे पहले जेल से छूटे शख्स को दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचाया। फिर कोरोना नियमों का मजाक बनाने वाले बाकी 16 लोगों को भी हिरासत में लिया। इसके अलावा पुलिस ने जुलूस में शामिल 9 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। गुजरात के आणंद में पुलिस ने एक आदमी के घर पर छापेमारी कर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया। पुलिस को इस आदमी के घर में संदिग्ध सामान रखा होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की और भारी मात्रा में कैश बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी इस कैश के बारे में जानकारी नहीं दे पाया, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने उन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया जिन्होंने एक दिन पहले नौगाम में बीजेपी नेता के घर पर हमला किया था। मारे गए तीनों आतंकी इलाके के एक मकान में छिपकर बैठे थे, जिसकी खबर मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी तेज कर दी। बताया गया कि आतंकियों ने मकान के अंदर कुछ लोगों को भी बंधक बनाया था, जिन्हें किसी तरह जवानों ने वहां से बाहर निकाला। उसके बाद फरार होने के मकसद से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद उस मकान को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके अंदर आतंकी छिपे हुए थे। धमाके के बाद मकान से धुआं उठता भी नजर आया। मारे गए तीनों आतंकियों ने एक दिन पहले नौगाम में बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हमला किया था और वहां से फरार हो गए थे। लेस देन 24 आवर्स के अंदर इस केस को सॉल्व करके किया गया और तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। आतंकियों की पहचान करने के बाद ये बात भी सामने आई कि एक दिन पहले किए गए हमले को लश्कर तैयबा और अल बदर के आतंकियों ने मिलकर अंजाम दिया था। अजमेर में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। शराब की दुकान खुलने की जानकारी जैसे ही इलाके के लोगों को लगी, वहां भीड़ जुट गई। बात धीरे धीरे मारपीट और हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ लोगों ने वहां लगा दुकान का बोर्ड भी निकाल दिया और उसे सड़क के बीच रखकर आग लगा दी। इस दौरान कुछ महिलाएं भी वहां पहुंची और नारेबाजी करते हुए शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया। इटली के सिसिली में मौजूद यूरोप के सबसे ऊंचे और सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एतना में एक बार फिर विस्फोट हो गया। 16 फरवरी को इस ज्वालामुखी में धमाका हुआ था और तब से 6 हफ्तों में 17वीं बार इस ज्वालामुखी ने लावा उगला, जिसकी सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी का विकराल रूप देखने को मिला। उससे हवा में कई फीट ऊंचा लावे का फव्वारा उठता नजर आया। उसके छींटे अंगारे बनकर तांडव मचाते दिखे। खौलते लावे की कई धाराएं पहाड़ की ढलानों को झुलसाते हुए बह गईं। लावा इतना ज्यादा गर्म था कि जब रात के घुप अंधेरे में सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, तब भी उबलते लावे की आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी ने नजारे को सुर्ख कर दिया। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर मौजूद सामान की वजह से यह आग और तेजी से फैल गई और थोड़ी ही देर में वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और काफी देर की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई। पंजाब के तरन तारण से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर उसके परिवार वालों ने हमला कर दिया। पुलिस इस आरोपी की 2017 से ही गैंगरेप के एक मामले में तलाश कर रही थी, लेकिन जानकारी मिलने पर जब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने उसके गांव पहुंची तो उस पर हमला हो गया। आरोपी को बचाने के लिए उसके घरवाले और गांव के कुछ दूसरे लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने लगे। सामने आए वीडियो में एक महिला उस आरोपी को एक पुलिस वाले से छुड़ाने की कोशिश करती नजर आई। इस दौरान उसने पुलिस वाले का कॉलर तक पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को दबोचने की काफी कोशिश की, लेकिन गुंडागर्दी पर उतारू लोगों ने पुलिस की एक नहीं चलने दी। आखिरकार वो आरोपी पुलिस की पकड़ से छूटकर भाग निकला। बाद में पुलिस वालों ने उसका पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी के घर वालों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बताया गया कि इस हमले में कई पुलिस वाले घायल भी हो गए। पुलिस ਦੇ ਹੈਗੇ 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालांकि बाद में पुलिस की दूसरी टीमें भी वहां पहुंची और आरोपी की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक तेज रफ्तार कार ने एक बैरिकेड पर टक्कर मार दी। इस कार की चपेट में आने से वहां तैनात एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा एक चेक पॉइंट पर हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने कार चला रहे आदमी पर गोली चला दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, इस हादसे के बाद कैपिटल हिल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस के अधिकारियों ने इस घटना में आतंकी साजिश होने से इनकार किया। एक बार फिर बेलगाम होते जा रहे कोरोना वायरस को देखते हुए मध्य प्रदेश के कई शहरों में लापरवाह लोगों पर प्रशासन का चाबुक चला।
रंग पंचमी के मौके पर पहले ही सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई थी और बेवजह घर से बाहर निकलने पर भी मनाही थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें बैतूल से भी सामने आईं। वहां सड़कों पर जो लोग बेवजह घूमते मिले उन्हें पुलिस वालों ने रोक लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए किसी को मुर्गा बनवाया तो किसी से उठक बैठक करवाई। बैतूल में 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, सीधे घर पे रहना। खरगोन में भी कुछ इसी तरह सख्ती दिखी। वहां रंग पंचमी पर धारा 144 लगाई गई थी ताकि भीड़ को जुटने से रोका जा सके, लेकिन सबको ये बात कहां समझ में आई। कुछ लोगों ने जमकर सड़कों पर हुड़दंग मचाया। ऐसे लोगों पर पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाई। कुछ से बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई गई। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार को पीटते हुए दिखाई दिए। इस हमले से पहले पीड़ित दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी अचानक हाथों में डंडे लिए बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। इन बदमाशों ने दुकानदार को घेरकर एक के बाद एक कई वार किए। अचानक हुए हमले में ये दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा, लेकिन इन बदमाशों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया। लगातार होते हमलों से घायल दुकानदार बेहोश होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल दुकानदार को संभाला और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। असम में चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम एक बीजेपी नेता की गाड़ी से मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने इस मामले से जुड़े 4 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा जिस बूथ पर इस ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था वहां दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी। चुनाव आयोग की अभी तक की जांच के मुताबिक वोटिंग के बाद चुनाव अधिकारी सुरक्षा कर्मियों के साथ ईवीएम मशीन लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्हें सड़क से गुजर रही किसी दूसरी गाड़ी की मदद लेनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि हादसे के बाद जब ईवीएम दूसरी गाड़ी में रखी गई, उस वक्त चुनाव अधिकारियों ने गाड़ी के मालिक या उसके सियासी कनेक्शन की कोई जांच नहीं की, जिसे उनकी बड़ी खामी माना जा रहा है। इसके अलावा गाड़ी के साथ हुए हादसे की भी जांच करवाई जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक वोटिंग के बाद ईवीएम पर जो सील लगाई जाती है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। लेकिन बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम ले जाने की बात सामने आते ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमले तेज कर दिए। क्या ये कभी 73 साल के इतिहास में किसी ने देखा सुना कि चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हो गई और बीजेपी का कैंडिडेट गाड़ी लेकर पहुंच गया और वो अपनी गाड़ी में ले जा रहा है? यह ईवीएम ही चोरी हो गई कहीं से बूथ से और बाद में उसे लोग ढूंढ कर लाए। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से जांच की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की। चुनाव आयोग जांच करे, कोई भी इसमें लोभवल्स है, कोई भी गलतियां है, किसी का भी है तो उसके ऊपर एक्शन ले चुनाव आयोग। हमारा तो कोई मतलब, हम तो गणतंत्र में इस विश्वास रखने वाला पार्टी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कार सवार 2 लोग एक टोल कर्मचारी को पीटते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि टोल मांगने पर इन दोनों लड़कों ने वहां हंगामा किया और फिर टोल प्लाजा कर्मचारी से मारपीट की। इससे पहले घटना के वीडियो में एक कार में बैठे ये दोनों आरोपी टोल कर्मचारी से बहस करते दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने बिना टोल दिए अपनी कार आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन टोल कर्मचारी ने उनकी कार के शीशे पर हाथ मारकर रुकने को कहा। इसी बात से खफा होकर ये दोनों लड़के मारपीट के लिए उतर आए। इसके बाद वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए पहुंचा, मगर शांत होने की बजाय ये दोनों आरोपी उस पुलिस वाले से उलझ गए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इटली की राजधानी रोम में पसीने की महक से कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान करने के लिए कुत्तों की खास ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। इससे पहले फिनलैंड, जर्मनी और सऊदी अरब जैसे देश भी कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए कुत्तों पर ट्रायल कर चुके हैं, जो काफी हद तक कामयाब भी रहा था। और यही वजह रही कि रोम में भी अब कुत्तों की एक खास ट्रेनिंग शुरू हो गई, ताकि वो किसी इंसान को सिर्फ सूंघकर पता लगा सकें कि वो कोरोना का मरीज है या नहीं। सामने आए एक वीडियो में एक कुत्ता कमरे में मौजूद चीजों को सूंघता भी नजर आया। Tossi volatili organici che caratterizzano la malattia Covid. वैज्ञानिकों का दावा है कि मशीनों से होने वाली जांच के उलट कुत्ते महज 30 सेकंड में ही कोरोना मरीजों का पता लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अंगूरों की पेटियों से भरा एक ट्रक पलटने के बाद वहां अंगूरों की लूट मच गई। बताया गया कि इस ट्रक में करीब 2 लाख के अंगूर भरे थे, जो अचानक टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पलट गया।
इसके बाद वहां बीच सड़क पर अंगूरों की लूट शुरू हो गई। लोग पलटे हुए ट्रक के पास से बिखरे हुए अंगूरों को अपने थैलों में भरते दिखाई दिए। कुछ लोग तो ट्रक के अंदर ही घुस गए और वहां गिरे अंगूरों को समेटते दिखाई दिए। बीच सड़क पर अंगूर बटोरते इन लोगों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटा दिया। राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हो गया। वो कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में सभाएं कर रहे हैं और ऐसी ही एक सभा करने जब वो अलवर पहुंचे तो वहां कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग लाठी से गाड़ी पर हमला करते दिखे। यही नहीं, वो गाड़ियों के पीछे दौड़ते भी नजर आए, जिसके बाद टिकैत के समर्थकों ने उन्हें रोका। यही नहीं, हमले के विरोध में वो वहीं सड़क पर धरना देने बैठ गए और नारे लगाने लगे। वहीं ये खबर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते ही वहां आंदोलन करने वाले किसान भी भड़क गए, जिससे दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वाले लोग परेशान हो गए। उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए वहां सड़क जाम कर दी, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। दिल्ली और गाजियाबाद आने जाने वाले लोग इस जैम में फंस गए और मजबूरन उन्हें वहीं फंसे रहना पड़ा। इस दौरान आंदोलन करने वाले किसान लगातार नारे लगाते रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने जैम खुलवाया और बॉर्डर पर रुकी गाड़ियां आगे बढ़ी। बिहार के पटना में फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में पूरा गोदाम लपटों से घिरा हुआ नजर आया। आग की जानकारी मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसके आगे दमकल कर्मियों की कोशिशें भी बेकार हो गई। ऊंची लपटों की वजह से गोदाम के अंदर पहुंच पाना भी नामुमकिन सा हो गया। बताया गया कि इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आलिया भट्ट अपने घर में क्वारंटीन हो गई। आलिया भट्ट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। खबर है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस ही यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट करेगी, जिसके लिए वहां तैयारियां शुरू कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा की जेल में लाया जाएगा, ताकि यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई हो सके। यूपी और मध्य प्रदेश में भी पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूल फिर बंद कर दिए गए। दोनों राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह आदेश दिया गया। अब सरकारी और निजी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई और कन्याकुमारी में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और डीएमके को निशाने पर लिया। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा की सभी 232 सीटों के लिए मतदान होगा। Having Congress in any coalition is having a high-handed ally who does not understand local sensibilities. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन। एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी ने पुलिस वाले को बीच बाजार में पीट दिया। बताया गया कि पुलिस वाला 2 लोगों के बीच झगड़े की जानकारी पर वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने आरोपी से पूछताछ शुरू की, वो भड़क गया और उसने पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिए। ये देख पीछे मौजूद एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। इसके बावजूद वो पुलिस वाले से हाथापाई करता रहा और इसी बीच आसपास के लोग भी वहां बीच बचाव के लिए पहुंचे, जिनकी मदद से किसी तरह उस आदमी पर काबू पाया गया, जिसके बाद पुलिस वाला उसे पकड़कर थाने ले गया। उत्तराखंड के जसपुर में दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक दरगाह में श्रद्धालुओं और दरगाह की देखरेख करने वाले लोगों में ऐसी मारपीट हुई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। ये मामला होली का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कानून से बेखौफ लोग दिन दहाड़े एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आए। जो हत्थे चढ़ गया उस पर तो ऐसे ताबड़तोड़ वार किए गए मानो उसमें जान ही न हो, और जो जान बचाकर भाग निकला उसके भी पीछे भाग भाग कर हमला किया गया। कुछ महिलाएं भी इस मारपीट में नजर आईं। पुलिस ने बताया कि लड़ाई थी दरगाह में आए चंदे और वहां अधिकार जमाने की, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्वों ने इसे 2 अलग अलग समुदाय का विवाद बताकर धार्मिक रंग देने की कोशिश की। जितने फुटेज यहाँ आए, जितने लोग हमने आइडेंटिफाई किए, वो एक ही समुदाय के हैं और उसी पे उचित कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि बात कहा सुनी से शुरू हुई और देखते ही देखते इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई होने लगी। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद से एक लड़के का तमंचा लहराने का वीडियो सामने आया। ये वीडियो एक बर्थडे पार्टी में मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया था, जिसे आरोपी लड़के ने केवल रुबाब दिखाने के लिए अपने फेसबुक स्टेटस के तौर पर अपलोड किया था। वीडियो में लड़का एक पार्टी के दौरान तमंचे के साथ डांस करता हुआ दिखाई दिया।
फिर तमंचे में कारतूस भरकर गोली भी चलाई। लड़के ने एक के बाद एक कई गोलियां हवा में चलाई। आपको बता दें ये वीडियो 27 मार्च का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो के इंटरनेट पर पहुंचते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए। मामला सुर्खियों में आते ही पुलिस ने सोनू यादव नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अवैध हथियार रखने की धाराएं भी सोनू के खिलाफ लगाई गई। मानव अधिकारों पर नजर रखने वाले दिल्ली के एक संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 25 साल बाद बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स नाम के संगठन ने भारत के कुछ पड़ोसी देशों समेत कुल 7 देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दावा किया गया कि जिस तेजी से बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घट रही है, उस हिसाब से अगले 25 साल में वहां से हिंदुओं का नामो निशान ही मिट जाएगा। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पिछले कुछ वक्त में बढ़ा कट्टरवाद अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। रिपोर्ट में बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की 2016 में की गई एक रिसर्च का हवाला भी दिया गया, जिसमें दावा किया गया था कि बांग्लादेश में रोजाना 632 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं। अगर इसी दर से रोज हिंदू बांग्लादेश छोड़कर जाते रहे तो उन्होंने 2016 में कहा था कि 30 साल में कोई हिंदू वहां एक भी नहीं बचेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे वो 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे, जिसके बाद वो दोपहर 1 बजे तिरुनेलवेली पहुंचेंगे और एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह केरल के लिए रवाना होंगे और सुल्तान बत्तेरी में जनसभा करेंगे और शाम 5 बजे कोषिकोड में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे केरल के चेरतला में भी एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। बिहार के समस्तीपुर से डरा कर रख देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस हंगामे के दौरान 4 लोग जख्मी भी हो गए, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों का पारा इतना हाई था कि उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। वो केवल एक दूसरे पर हमले को उतारू दिखे। एक पक्ष के कुछ लोगों ने अपने मकान की छत से दूसरे पक्ष पर लगातार ईंटें फेंकी। वो लोग भी अपनी मकान की छत पर मौजूद थे। उन्होंने भी जवाब में उन पर ईंटों से हमला किया। जोश में होश खो बैठे इन लोगों को सबक तब मिला जब इनमें 4 लोगों को चोट आई। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दवा जो रहे थे हम लोग रोके तो नहीं रुकाए, वो लोग ईंटा बरसाने लगा। जख्मी हालत में एक आदमी के लिए छत से उतरना भी किसी चुनौती से कम नहीं दिखा। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के दावे वाले द्वीपों के पास चीन की 200 से ज्यादा नावों की मौजूदगी पर दोनों देशों के बीच शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। चीन की इस हरकत के बाद फिलीपींस को दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना और वायुसेना को तैनात करना पड़ा था और उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें चीन की कई नावें फिलीपींस की सीमा में जूलियन फिलिप रीफ द्वीप को घेरकर खड़ी हुई दिखाई दी। तो वहीं फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के जहाजों ने उनकी सीमा पर अतिक्रमण किया, जबकि चीन ने हमेशा की तरह बहाना बना दिया कि वो मछलियां पकड़ने वाली नावें थी जो सहारा लेने के लिए द्वीप के पास पहुंच गई। 要挑拨中非关系，我们也相信非方呢能够明辨是非，不会。 देश में बढ़ते कोरोना के खतरे पर कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की और 5 अहम बातों पर एक साथ काम करने पर जोर दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि बैठक में 11 ऐसे राज्यों की बात हुई जहां कोरोना की लहर लौट आई, जिनमें महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ शामिल है। साथ ही बैठक में कहा गया ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी होगी और कुछ बातों पर खास ध्यान देना होगा, जिनमें टेस्टिंग सबसे अहम है, जिस पर फिर से बड़े पैमाने पर काम करने की बात हुई। साथ ही इस बात पर खास ध्यान देने को कहा गया कि कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों को तलाश करके आइसोलेट किया जाए। इसके अलावा कोरोना का टीका लगाने के अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया गया। यही नहीं, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफी लापरवाही बढ़ गई है, इसलिए सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में उनकी 2 रैलियां होंगी, जबकि असम में एक चुनावी रैली है। आपको बता दें सुबह 11 बजे असम के तामुलपुर में वो एक सभा में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर करीब 3 बजे वो पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर और शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में जनसभा करेंगे।